नमस्ते, मेरे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार। आज जीएसटी पे बात करना है। प्रोफेसर साहब को तो रोज हम लोग सुन रहे हैं, अलग अलग चैनल पे जीएसटी की बहुत सी बातें समझ में आई हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब, जो मोटे तौर पे मैं बताऊं, जो जो जीएसटी का 22 सितंबर से नई रिजीम लागू होगी। इससे पहले बताया गया था कि मतलब जो था 5, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब थे। अब वो 5, 18 और 40 के हो गए हैं। तो बेसिकली वो 4 से 3 स्लैब हो गए हैं। नीचे वाला तो 5 ही रहा है, लेकिन ऊपर वाला 28 से 40 भी हो गया है। उसका एक नजरिया ये भी देखने का है। हालांकि सरकार 40 वाले को बहुत बोल नहीं रही है, उसको सिन टैक्स कह रही है, लेकिन वो एक 40 का तो एक है, एक स्लैब तो है ही। मैं थोड़ा एक तो जीएसटी का बता दें कि इसके ये हर एक के ऊपर इसका वो है, असर पड़ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि महंगी कारें महंगी हो जाएंगी, महंगी शराब, महंगा सिगरेट, ये सब हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा इसके बाद जब आप जीएसटी, मैं थोड़ा मिडिल क्लास को भी आपसे समझना चाहूंगा कि एक मिडिल क्लास नाम का एक जो हम लोगों ने कहा है कि हम लोग मिडिल क्लास, उसकी जो डेफिनेशन मतलब कॉपी किताब के अनुसार है वो भाई 31% 2021 में हिंदुस्तान में मिडिल क्लास थे, जिनकी 5 लाख से 30 लाख की इनकम। उस पर भी थोड़ा एक करेंगे, लेकिन पहले जीएसटी की बात कर लें। अरुण भाई साहब। तो देखिए, ऐसा है कि अभी 3 स्लैब नहीं, मोटे मोटे 4 स्लैब तो हैं ही। 0% भी एक स्लैब है। अच्छा, ठीक क्योंकि आपने वो 5%, 12% से 0% भी कर दिया और उस पर टैक्स नहीं लग रहा है ना। तो वो 0% है, 5% है, है। 18% है और फिर 40% है ना। और सिगरेट पे अलग रहेगा, और जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी पे अलग रहेगा। जो जो छोटे 1.5 करोड़ से कम के टर्नओवर के हैं, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है, उन पे 1% लगेगा। तो इस तरह से कम 6-7 स्लैब तो आप गिन ही सकते हैं। जबकि जीएसटी जब डिवाइस किया गया था तो इसमें यह था कि एक ही टैक्स होना चाहिए। जितने टैक्स में कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतनी परेशानी बढ़ेगी। लेकिन जैसे कि अरुण जेटली ने उस समय कहा, मैंने एक लेख लिखा था, तो फिर अरुण जेटली ने उसके बाद कहा कि हम हवाई चप्पल पे और मर्सिडीज बेंज पे एक ही टैक्स नहीं लगा सकते, गरीब आदमी को उससे असर पड़ेगा। तो इसलिए फिर इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम डिवाइस कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात जीएसटी के जो समझने की है कि असंगठित क्षेत्र इस टैक्स से बाहर है। यानी अगर आपका 50 लाख तक का टर्नओवर है, अगर आप सर्विसेज में हैं तो 20 लाख 40 लाख तक का टर्नओवर है, तो आप इस जीएसटी के दायरे में नहीं आते। और अगर आपका 1.5 करोड़ से कम का टर्नओवर है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हैं, और फिर आप मतलब 1% टैक्स देते हैं, पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट असंगठित क्षेत्र को नहीं मिल रहा है। इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने का मतलब है कि जो आपका जो परचेज का कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, और संगठित क्षेत्र को क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है तो उसका कॉस्ट कम हो जाता है। तो इसलिए जो संगठित क्षेत्र है उसकी वस्तु सस्ती पड़ जाती है। और हुआ यह है कि डिमांड असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की तरफ शिफ्ट हो गई है, क्योंकि जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड भी है और प्राइस में संगठित क्षेत्र को एडवांटेज है। तो इसलिए जैसे कि प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन जगन्नाथन जी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम 30 यूनिट हैं जो प्रेशर कुकर बनाते हैं, 5 बड़ी इकाइयां हैं और 25 छोटी हैं। उन्होंने कहा कि जो हम 5 बहुत खुश है क्योंकि हमारी डिमांड 24% बढ़ रही है। और अगले सेंटेंस में उन्होंने कहा क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र है वो जीएसटी से कोप नहीं कर पा रहा। यही बात निकली लेदर गुड सेक्टर में, यही बात निकली लगेज इंडस्ट्री में। वीआईपी इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, उसमें उनके जो चेयरमैन है उन्होंने भी यही कहा कि हमारी डिमांड बढ़ रही है और असंगठित क्षेत्र परेशानी में है। तो इस तरह से एफएमसीजी सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, सभी जो बड़े बड़े सेक्टर हैं उसमें यही बात हुई कि डिमांड शिफ्ट कर गई असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा ट्रेड सेक्टर। जो ट्रेड सेक्टर है वो एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। तो ट्रेड सेक्टर में ई कॉमर्स की डिमांड बढ़ गई, मॉल्स की डिमांड बढ़ गई, और जो नेबरहुड स्टोर है वहां पे गिरावट है। तो जैसे कि हम लोग भी, हमारे घर में भी पैंडेमिक के पहले हम कुछ भी ई कॉमर्स से नहीं ऑर्डर करते थे, अब 90% हमारा ऑर्डर वहां जा रहा है। तो बड़े लेवल पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, यंग बच्चे, ये सब जो है ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट कर गए। उसका 25-30% का ग्रोथ रेट हो रहा है। तो वो किसके एवज में हो रहा है कि असंगठित क्षेत्र के जो नेबरहुड स्टोर्स हैं वहां पे गिरावट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे जो जीएसटी है उसकी वजह से असंगठित क्षेत्र में गिरावट है और संगठित क्षेत्र में बढ़त है। और ये बात डिमोनेटाइजेशन से शुरू हो गई थी, नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर जो एनबीएफसी क्राइसिस और फिर पैंडेमिक। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारा असंगठित क्षेत्र गिरावट पे रहा, खासकर जीएसटी की वजह से।
तो ये जो अभी जो किया गया है टैक्स का कंसेशन, तो वो उसको फायदा पहुंचाएगा जो जीएसटी दे रहा है। तो असंगठित क्षेत्र तो जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो उसको तो कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। जो संगठित क्षेत्र का माल है वो सस्ता हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर टैक्स कम है। कुछ ही चीजें हैं जिनमें टैक्स बढ़ा है, जहां पे कि 12% से 18% चला गया या 28% से 40% चला गया, पर ज्यादातर चीजों में वो गिरावट रहेगी। पर उसका फायदा जब पहुंचेगा तो वो संगठित क्षेत्र को पहुंचेगा, तो डिमांड असंगठित क्षेत्र से और संगठित क्षेत्र की तरफ चली जाएगी, तो असंगठित क्षेत्र में गिरावट और बढ़ जाएगी, संगठित क्षेत्र में बढ़त होगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि असंगठित क्षेत्र जहाँ पे 94% लोग काम करते हैं, अगर उस पर हिट होता है तो रोजगार पे हिट होगा, और फिर रोजगार पे हिट होगा तो डिमांड पे होगा। अच्छा, अब ये जो इन्होंने किया है, जो अभी कटौती की है जीएसटी के रेट में, वो क्यों की है? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको धक्का लग रहा है। एक्सपोर्ट का धक्का क्यों लग रहा है? क्योंकि ट्रंप साहब ने एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर, 50% कर दिया। तो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि वियतनाम है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, उनका टैक्स रेट हमसे कम है। तो अगर 100 रुपए की चीज हम वहां बेचते हैं तो वो हमारे टैक्स जब 50% के साथ वो 150 की हो जाती है, जबकि चीन की चीज वो 130 की होगी, बांग्लादेश की चीज 119 की होगी। तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी और डिमांड उधर शिफ्ट हो जाएगी, और इसका हमारे 50 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पे असर पड़ने वाला है। तो 50 बिलियन डॉलर का मतलब कि 4.4 लाख करोड़ रुपए का जो उत्पादन है, जो एक्सपोर्ट होता था, उस पर असर पड़ेगा। तो डिमांड कम हो जाएगी, तो उस पर रोजगार की असर हो। तो इसीलिए आनंद फानन में इन्होंने सोचा कि अब हम जीएसटी को काटते हैं जिससे कि जो कंज्यूमर डिमांड बढ़ जाए। तो अगर आप देखें तो हालांकि कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की, हम तो इस पे 1 साल से 1.5 साल से सोच रहे थे, पर ये आनंद फानन में 15 अगस्त को कैसे अनाउंस कर दिया? तो ये 7 अगस्त को ट्रंप साहब ने साइन किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कि अब ये 25% एक्स्ट्रा ड्यूटी 27 अगस्त से लगेगी। तो सबको पता हो गया, जबकि तब तक तो ये सोचा जा रहा था कि भारत तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो हमारा जो टैरिफ है वो चीन से कम होगा, वो बांग्लादेश से कम होगा, तो हमें फायदा हो जाएगा, उनको नुकसान हो जाएगा। हुआ उल्टा, बिल्कुल उल्टा है। तो हमें जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करने के लिए ये काम किया जा रहा है, लेकिन इसका असर वो नहीं होगा, क्योंकि अगर असंगठित क्षेत्र में गिरावट होती है तो डिमांड कम हो जाएगी, ना कि बढ़ेगी। तो जो नेट इफेक्ट है, मतलब जो संगठित क्षेत्र की डिमांड बढ़ेगी, असंगठित क्षेत्र की गिरेगी, तो जो नेट इफेक्ट है वो हमारी डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो जो ये करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्होंने जल्दबाजी में ये कर दिया। इन्होंने ये सोचा ही नहीं डिटेल में कि इसका असंगठित क्षेत्र पे क्या असर पड़ेगा। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इसमें ड्यूटी इन्वर्जन वाला जो किस्सा है वो कितना हल निकलेगा, किन किन चीजों पे लगाना चाहिए, किन किन चीजों को जो है इससे बाहर रखना चाहिए। और इसको मैं इसलिए बोलता हूँ टैक्स कटौती है, ये रिफॉर्म नहीं है। रिफॉर्म जी तो जी तब जब आप जो असंगठित क्षेत्र की जो परेशानी है उसको आप ध्यान में रख के करेंगे, क्योंकि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 1.5-2% का है, ना कि 6-7% का है। तो जी जो हमारा जी रेट ऑफ ग्रोथ कम है वो इसीलिए है क्योंकि असंगठित क्षेत्र पे असर पड़ रहा है, और इसके वजह चलते हुए जो गैर बराबरी है वो बढ़ रही है। असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के बीच में गैर बराबरी बढ़ रही है, उसका भी असर हमारी डिमांड पे पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे कई तरह के असर हो रहे हैं, और जो ट्रंप साहब कर रहे हैं उसका असर 48-49 बिलियन डॉलर के ऊपर पड़ेगा ही, लेकिन उसका असर और भी पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी हमारे ट्रेडिंग पार्टनर हैं वो भी हमसे अब कंसेशन लेने की कोशिश में है। जैसे कि ईयू है, ईयू कह रहा है कि आपका माल नहीं बिक रहा है तो आप हमें और सस्ता कर दीजिए। तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उन पे और परेशानी बढ़ जाएगी। और दूसरी बात ये कि अगर दुनिया भर में सबके ऊपर टैरिफ बढ़ रहा है तो सबका ट्रेड अमेरिका के साथ कम हो जाएगा, तो सब एक दूसरे पे डंपिंग करने की कोशिश करेंगे, और सब एक दूसरे पे डंपिंग करेंगे तो हमारा जब माल नहीं बिकेगा। तो हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब हम नए मार्केट ढूंढ लेंगे, पर नए मार्केट इस तरह से नहीं ढूंढे जाते, क्योंकि उसके लिए आपको सप्लाई चेन एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप करनी पड़ती है, उनसे नेगोशिएशन करना पड़ता है। तो ये नहीं कि तुरंत के तुरंत आप शिफ्ट कर लेंगे। कहा जा रहा है कि हम अफ्रीका से ज्यादा ट्रेड बढ़ा लें, पर उसके लिए जो सप्लाई चेन वगैरह वो तो 1-2 साल लगेगा। वो कोई ये तो है नहीं कि अभी आपने तुरंत कर दिया और जो 1 महीने में आपने सामान वहां सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ट्रंप साहब ने किया, जो 4.4 लाख करोड़, उसके मल्टीपल से हमारे ऊपर असर पड़ेगा। सिर्फ जी 4.4 लाख करोड़ का तो हम अमेरिका के साथ, लेकिन बाकी जहाँ पे डंपिंग होगा, बाकी जो देश हमसे कंसेशन मांग रहे हैं उनके वहां पे ट्रेड जो में कटौती होगी। और फिर सबसे बड़ी बात की इन्वेस्टमेंट में कटौती होगी। वजह उसकी है कि जब हमारा ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाएगा, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस था, वहां सरप्लस से
एक्सपोर्ट कटेगा तो हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, तो उससे हमारा रुपया कमजोर होगा। ऑलरेडी वो 88 के नीचे चला गया है। हमारा स्टॉक मार्केट कमजोर होगा क्योंकि कैपिटल बाहर जाएगा, तो कैपिटल बाहर जाने से स्टॉक मार्केट भी कमजोर होगा, और हमारा रुपया डॉलर के मुताबिक जब गिरेगा तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आना कम हो जाएगा, और हमारे यहाँ अनिश्चितता बढ़ जाएगी। तो अनिश्चितता के दौर में इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है, तो हमारा ट्रेड भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट पे भी असर पड़ेगा, फाइनेंशियल मार्केट पे भी असर पड़ेगा, तो हमारी अर्थव्यवस्था में काफी धक्का लगेगा। और ये जो जी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं जीएसटी की कटौती से, वो उसको भरपाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी कहा गया कि 48,000 करोड़ रुपए का नेट लॉस होगा हमारे टैक्स कलेक्शन में। तो 48,000 करोड़ के नेट टैक्स कलेक्शन से आप 6-7-8 लाख करोड़ रुपए के जो डिक्लाइन होगा हमारे जो अर्थव्यवस्था में, उसको आप कवर नहीं कर सकते। जी जी, मैं एक चीज और जरा समझना चाहूंगा, क्योंकि 48,000 करोड़ की जब बात हुई, बहुत से लोगों, और इसमें वित्त मंत्री ने कहा भी है, एक एक डर ये भी लोगों को है कि ये जो कटौती हुई है ये पास ऑन नहीं होगी कंज्यूमर को, क्योंकि ऐसे ही जो रिटेलर हैं वो भी बहुत प्रेशर में हैं, उनको भी अपने किराए निकालने मुश्किल हो रहे हैं, उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट एंड से लास्ट एंड तक है, ये जो जो भी इसका असर है, उसके लिए वो वित्त मंत्री ने कहा है कि हम लोग इस पे क्लोज नजर रखे हैं। दूसरा, लोगों को डर यह है कि जब आमदनी कम होगी तो सेस लगा के और दूसरे दूसरे टैक्स के वो लगा के वो अपने उसको आपकी जेब से पैसा निकाल लेंगे कहीं ना कहीं से, वो भले ही। इस पे मैं एक छोटी टिप्पणी समझना चाहूंगा कि ये कंज्यूमर को पास ऑन होगा कि नहीं। नहीं, इसमें भी शुबा है कि वो जब बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, वो बहाने बनाते हैं, और बहाने बना के वो पास ऑन नहीं करते। हालांकि करना चाहिए, क्योंकि आज की जो स्थिति है उसके आगे जो 22 सितंबर से होगा तो उनका तो टैक्स रेट कट हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब उसको जो है कोई और एडिशनल प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो बहानेबाजी है, इसके चलते हुए हमने पहले भी देखा था, जब एक्साइज ड्यूटी कट होता था तो बिजनेस को पास ऑन नहीं करता था पब्लिक को, वो अपना प्रॉफिट बढ़ा लेता था। तो ये गुंजाइश है, और इसीलिए जो जीएसटी का वो आया था प्रावधान, उसमें एक एंटी प्रॉफिटियरिंग एक कमिटी होती थी, उसका प्रावधान था। ये इन्होंने एंटी प्रॉफिटियरिंग कमिटी को बनाया नहीं, और उसको फिर उन्होंने मर्ज कर दिया कंपटीशन कमीशन से, और फिर पिछले साल उसको खत्म कर दिया। तो जब तक ये एंटी प्रॉफिटियरिंग कमिटी नहीं होगी जो ये ध्यान देगी कि जब टैक्स में कटौती होगी तो उसमें जो आप देखेंगे वो कितना पास ऑन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, तो ये इन्होंने जानबूझ के किया। तो इनको एक वो कमिटी ऐसी बनानी पड़ेगी। लेकिन सरकार के पास और भी तरीके होते हैं दबाव बनाने के, पर जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट में 28% से 18% हुआ, लेकिन सीमेंट में कार्टेल बड़ा जबरदस्त है। वो कार्टेल होने की वजह से वो आपस में कंपटीशन नहीं करते, तो सबके सब वो 10% एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जो फायदा ये सोचा गया था कि जो सीमेंट के दाम गिरेंगे वो शायद कम गिरे। उसी तरह इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस में 18% से 0% लाया गया, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि हमें तो इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा तो हम तो जो 18% नहीं घटा सकते, वो कितने परसेंट घटाएंगे ये अभी पता नहीं है। पर सरकार के पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि वो इन पे दबाव डाल के इनसे कम कराएं। अभी हो सकता है कि 4-6 महीने 8 महीने बाद वो फिर बढ़ा लें, पर अभी तो वो कम करा ही सकते हैं। पर मेरा ये कहना है कि जो ये दाम कम होंगे उससे जो डिमांड बढ़ेगी वो किसकी बढ़ेगी? वो डिमांड बढ़ेगी जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो कि पैकेज आइटम्स खरीदता है, जो कि संग्रहित क्षेत्र का खरीदता है। अब जब वो सस्ता होगा तो उसके पास अतिरिक्त कैश होगा, अब वो या तो वो चीज ज्यादा खरीदेगा या कोई दूसरी चीज खरीदेगा। तो डिमांड तो जो मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की वो बढ़ेगी, लेकिन जो गरीब हैं, और मेरा मानना है 90% लोग हमारे यहाँ गरीब हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ ई श्रम पोर्टल सेटअप किया गया था, ई श्रम पोर्टल में ये प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बताया कि 30 करोड़ लोग उसमें रजिस्टर्ड हैं। और उसमें जब शुरू का डेटा आया तो उसमें ये पाया गया कि 90% कह रहे हैं कि हम 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। क्योंकि यानी कि 10,000 रुपए से कम कमा रहे हैं तो इसके मतलब वो गरीबी की रेखा के आसपास हैं। क्योंकि जो हमारी गरीबी की रेखा जो वर्ल्ड बैंक की इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है वो $3.15 है, जिसके हिसाब से अगर वो परिवार 5 लोगों का है तो उसके हिसाब से 10,000 के करीब जो पॉवर्टी लाइन आती है। और यहाँ तो 90% कह रहे हैं हम 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। तो अब उसका जो इन्होंने ये निकाला कि नहीं नहीं हम परचेजिंग पावर पैरिटी से कंपेयर करेंगे। अब परचेजिंग पावर पैरिटी तो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के लिए वैलिड है, वो गरीब के लिए तो वैलिड नहीं है। क्योंकि अगर आप जो रेस्टोरेंट में सस्ता खाना खाते हैं तो वहां पे सस्ता इसलिए है क्योंकि लेबर सस्ता है, पर वो लेबर तो उस रेस्टोरेंट में नहीं खा रहा ना, वो तो ढाबे में कहीं खा रहा है। फिर उसी तरह अगर आप हैमबर्गर
तो हैमबर्गर सस्ता इसलिए है क्योंकि जब वो गरीब आदमी को आप कम तनख्वाह दे रहे हैं, पर वो गरीब आदमी तो नहीं हैमबर्गर खा रहा। उसी तरह यहाँ पे जो लोगों घर में जो सर्वेंट्स हैं, तो सर्वेंट की आमदनी कम है, इसीलिए वो सर्वेंट है। सर्वेंट तो सर्वेंट नहीं रख रहा ना। तो इसलिए जो मेरा मानना है कि गरीबी की जो आकलन है वो परचेजिंग पावर पैरिटी में नहीं होना चाहिए, वो नॉमिनल डॉलर में होना चाहिए। क्योंकि जो सब खपत करता है गरीब आदमी, वो एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेडर है, गेहूं है, चावल है, तेल है, दाल है, तो जो इंटरनेशनल प्राइसेस है वो उसके लिए मैटर करते हैं। तो इसलिए मैंने तो मतलब एक लेख लिखा था 1990s में कि परचेजिंग पावर पैरिटी हमारे गरीबों को डबल वैमी देती है। एक तो उनकी वजह से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड ऊंचा है, उनका स्टैंडर्ड कम है, और फिर उनको कहते हैं नहीं आपका स्टैंडर्ड इतना कम नहीं है क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी है, तो डबल वैमी हो गई। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारे यहाँ जो असंगठित क्षेत्र है वो 94% है और गरीबी हमारे यहाँ 90% है। तो ये फायदा इसका सिर्फ जो टॉप 10% है, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का माल खरीदते हैं, उनको फायदा पहुंचेगा। और जो 90% जो गरीब हैं, जो कि असंगठित क्षेत्र का माल खरीदते हैं, उनको कोई फायदा इससे नहीं मिलने वाला है। और डिमांड जो है वो असंगठित क्षेत्र से अब संगठित क्षेत्र की तरफ जाएगी, तो वहां पे बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ने से वहां पे आमदनी कम होगी और इसलिए वहां पे डिमांड और कम हो जाएगी। तो जो डिमांड का फायदा पहुंचेगा संगठित क्षेत्र को, उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा असंगठित क्षेत्र को। जी जी, मैं एक चीज और जरा इसलिए एक छोटी सी चीज, क्योंकि वो कहीं मेरे किसी से बातचीत में आई, कोयले पे 5% से 18% किया गया है, और आज भी भारत का जो थर्मल पावर है वो सबसे मेजर वही सोर्स ऑफ बिजली है। तो इनडायरेक्टली तो फिर कहीं ना कहीं हमारी वो सारा कुछ जो होता है ना कि सब कुछ बेकार हो जाएगा। आप जब उसी को बढ़ा दे रहे हैं तो इनपुट कॉस्ट तो वहीं से बढ़ जाएगी। मैं थोड़ा इस पे भी एक आपकी चाहूंगा कि दर्शकों को जरा क्लियर कर दें कि 5 से 18% जो कोयले का पे जो बढ़ा है जीएसटी, उसका रिपरकशन क्या होगा। वो तो बात आपकी सही है कि आप एनर्जी के दाम अगर बढ़ाएंगे, तो एनर्जी तो हर चीज में इनपुट होती है, तो एनर्जी के दाम बढ़ेंगे तो नेचुरली अपने आप ही ये कंट्री में इन्फ्लेशन होगा। लेकिन वो काउंटर होगा क्योंकि बाकी और चीजों के दाम गिरेंगे। जो आपका बाकी उत्पादन है उसका जब वो सेल होगा, तो इसलिए नेट जो हमारा देखना होता है कि कितना नेट में टैक्स में जो है गिरावट आएगी या बढ़ेगा। तो नेट में तो वो सरकार कह रही है कि 2023-24 के आंकड़ों के हिसाब से 48,000 करोड़ रुपए का जो नेट टैक्स का लॉस होगा। तो अब इसमें नेट टैक्स का लॉस है, अब वो मतलब जो पास ऑन होता है नहीं होता है, वो कितना जो फायदा पहुंचाता है आम आदमी को, है ना, कितना उसका जब परचेजिंग पावर होती है। फिर जो स्टेट्स का लॉस होगा, तो स्टेट्स हो सकता है कि वो भी जो पेट्रोलियम वगैरह गुड्स पे जो टैक्स बढ़ा दें, क्योंकि उनको भी और टैक्स रिसोर्स चाहिए होगा, और वो तो अभी जो जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो इसलिए वो भी एक हो सकता है कि कोयला बढ़ गया, लेकिन पेट्रोलियम के पदार्थ हैं उनका भी दाम और बढ़ा दें स्टेट्स उन पे और टैक्स लगा के। तो इसलिए इसमें ये स्थिति काफी कंफ्यूजिंग है, और ये कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि जल्दबाजी में लाया गया है ये। क्योंकि ट्रम्प साहब ने 7 अगस्त को जब साइन किया तो 15 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया। तो इसमें जो डिटेल्स वर्कआउट करने चाहिए थे वो डिटेल्स तो वर्कआउट किए नहीं है। अभी भी बहुत कंफ्यूजन है बहुत सारी चीजों में। जैसे कि जब 2017 में इंट्रोड्यूस किया था तो जल्दबाजी में कर दिया, पूरे रिपरकशन जो थे उसको जो देखा नहीं गया, इसीलिए सैकड़ों इसमें बदलाव लाए गए हैं जीएसटी में। पिछले सालों में सैकड़ों केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स में, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग है, वहां पे तरह तरह की परेशानियां हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए था। ये जो एक नी जर्क रिएक्शन के तौर पे कर दिया कि अमेरिका ने अनाउंस किया तो अब ये दिखाना है कि नहीं हम कुछ जब उसको काउंटर करेंगे, हम डिमांड अपनी जनरेट करेंगे। पर जो हमें इंटरनल डिमांड जनरेट करनी है वो तो हमें करनी है असंगठित क्षेत्र से, क्योंकि वहीं पे 94% लोग काम कर रहे हैं। 6% की आप जो डिमांड बढ़ा के आप जो ये सारा काम नहीं कर सकते। तो जो 94% हैं जिनकी आमदनी पे असर पड़ेगा, जिनके जो रोजगार पे असर पड़ेगा, उन्हीं की तरफ ध्यान देना चाहिए था। पर हमारी सरकार की जो नीति रही है, अगर आप पिछले सालों में देखें तो वो संगठित क्षेत्र की तरफ रही है। तो नोटबंदी किया वो संगठित क्षेत्र के जो हक में किया कि डिजिटाइजेशन होगा, जीएसटी किया तो वो भी कहा कि हम जो अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज कर देंगे। पर अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज आप नहीं कर सकते, क्योंकि अनऑर्गेनाइज बहुत छोटा है। हमारे 85% जो किसान हैं वो 5 एकड़ से कम जमीन जोतते हैं, कोई आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़। वो संगठित कैसे हो सकता है? वो तो असंगठित रहेगा। आप उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, जिससे कि वो जो किसान है वो लेबर फोर्स में आ जाए, वो वर्कर बन जाए। तो ये कर सकते हैं। या फिर माइक्रो सेक्टर है हमारा, माइक्रो सेक्टर में एमएसएमई का 97.5% रोजगार है।
और उसमें जो 97.5% का रोजगार है, तो एवरेज एक यूनिट जो माइक्रो का होता है उसमें 1.7 का एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी एक व्यक्ति खुद और एक दूसरा। तो वो दो लोग मिलकर कहां से संगठित हो जाएंगे? तो आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पर उनको नहीं। तो हमारे जो बजट है, बजट में भी अगर आप देखें तो सारा का सारा जो बजट है वो संगठित क्षेत्र की तरफ होता है, न कि असंगठित क्षेत्र की तरफ। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम काट दिया जाता है और बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर और हाईवेज की तरफ ध्यान दिया जाता है। ये बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर और हाईवेज ये कोई लेबर इंटेंसिव तो है नहीं, इनमें आजकल मशीनों से काम होता है, बड़े बड़ी क्रेन, बुलडोजर, जेसीबी वगैरह से। तो पहले जहाँ पे सैकड़ों लोग काम करते थे, अब 10 लोग काम करते दिखते हैं। तो इसलिए हमारी जो नीतियां रही हैं पिछले 8-9 साल में, उनका गलत मोड़ रहा है कि संगठित क्षेत्र को बढ़ाओ, असंगठित क्षेत्र को जो है खत्म करो। ये हो नहीं सकता भारत में, जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरह की परेशानी है। तो इसलिए सरकार को बुनियादी तौर पे अपनी नीति बदलनी पड़ेगी कि वो असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान दे, न कि संगठित। संगठित क्षेत्र की बैलेंस शीट इतनी अच्छी हो गई है कि उसके पास एक्स्ट्रा कैश है, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। वो इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहा? वो कह रहा है कि मैं इन्वेस्ट कैसे करूं जब तक कि मेरी डिमांड नहीं बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ाने के लिए आपको 90% की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, न कि टॉप 10% की तरफ। तो वो 90% की तरफ ध्यान देंगे तो उनके हाथ में ज्यादा आमदनी आएगी, माइक्रो सेक्टर वाले के हाथ में ज्यादा आमदनी आएगी, कृषि वाले के हाथ में ज्यादा आमदनी आएगी, तो डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो जो मैं कह रहा हूं कि अगर हमको ध्यान देना है असंगठित क्षेत्र की तरफ, उससे संगठित क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं होने वाला, उसको फायदा होगा, उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए सारी की सारी सरकारी नीति को इनको बुनियादी तौर पे बदलना पड़ेगा। जी, अरुण साहब, मुझे एक चीज क्योंकि मेरे जहन में बार बार आती है, एक मिडिल क्लास की बहुत बात हो रही है, और जैसा आपने भी कहा कि मोटे तौर पे एक मोटा अंदाज ये है कि 10% भारत की पॉपुलेशन जो है मिडिल क्लास, जिसको मध्यम वर्गीय बोलते वेल ऑफ या मिडिल क्लास या मिडिल लोअर क्लास, मिडिल क्लास, है ना, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और जो वो वेल ऑफ, 10%, 10% ज्यादा है। जी 10%। भारत की इस समय की जो मानी जा रही है पॉपुलेशन 146 करोड़ है, जी हाँ, 10% के हिसाब से 14 करोड़ 60 लाख। जी हाँ, दुनिया के 8 देश जो हैं वो 14 करोड़ 60 लाख से बड़े हैं। जी उसके हाँ, बाद जो 9वां नंबर का देश है वो रशिया है, 14 करोड़ 40 लाख का। तो कहना यह है कि ये जो मिडिल क्लास भारत के, सिर्फ इनको एक अलग देश मान लें तो ये 9वें नंबर का देश है दुनिया का। मुझे कभी कभी ये लगता है कि इस भारत में इस 132 करोड़ लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो इस 14 करोड़ लोगों के लिए हो रहा है, उन्हीं को जी हाँ, कैसे करो। और दुनिया में ये डंका बज रहा है कि देखिए हम कितना अच्छा कर रहे हैं, और देखिए वो कार पे जा रहे हैं, किसी को क्या दिक्कत है, रेस्टोरेंट भरे हुए हैं। अरे भाई, दुनिया के जब 9वें नंबर के देश हैं आप, तो रेस्टोरेंट तो भरे ही रहेंगे। मैं इस पे थोड़ा आपको एक चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को थोड़ी ये क्लैरिटी कर दें कि बार बार होता है ना कि देश इतना अच्छा कर रहा, वो देश 14 करोड़ का ही है, बाकी जी हाँ। 132 करोड़ का ये देश है ही नहीं। मैं इस पे थोड़ा समझाना चाहूंगा। 14 करोड़ का भी नहीं है, क्योंकि जो लोअर मिडिल क्लास वगैरह है उसकी भी परचेजिंग पावर बहुत कम है, वो यूरोपियन मिडिल क्लास की तरह नहीं है। पर मेरा मानना है कि अगर 4% भी हमारे देश के जो वेल ऑफ सेगमेंट्स हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और जो रिच, अगर 4% भी हैं तो आप देखें तो वो भी करीब 5.5-6 करोड़ हो जाते हैं, वो फ्रांस के बराबर हो जाएंगे, है ना। और अगर हमारे जैसे 6-7% हुए तो वो जर्मनी के बराबर हो जाएंगे। तो मेरे मतलब कि एक गरीब देश में एक यूरोप का देश बड़ा बैठा हुआ है। तो जो कंज्यूमरिज्म है वो उसकी दिख रही है और वहीं से डिमांड ज्यादा जनरेट हो रही है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो ये मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास और रिच सेगमेंट जो ज्यादा 4-5% है, उनके आधार पे अगर हमारा ग्रोथ होगा तो वो बड़ा अनस्टेबल होगा। और इसीलिए आपने देखा कि ये जो गैर बराबरी जैसे से बढ़ी नोटबंदी की वजह से, जीएसटी की वजह से, तो पैंडेमिक के पहले ही हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 8% से घट के 3.1% हो गया था। क्योंकि जो डिमांड है, मास डिमांड अगर नहीं होगी तो जो थोड़े से लोग हैं वो कितनी बार कार खरीद लेंगे या कितनी बार फ्रिज खरीद लेंगे या टेलीविजन खरीद लेंगे। तो मास डिमांड जनरेट करने के लिए हमें असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और जो मिडिल क्लास है, हम मिडिल क्लास को कॉमन मैन मानते हैं, क्योंकि हम सब लोग मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, तो हम अपनी बात सोचते हैं। तो अक्सर मैं टीवी के डिबेट पे सुनता हूं कि कॉमन मैन को क्या फायदा होगा। जब वो कॉमन मैन कहते हैं तो मैं समझ जाता हूँ वो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की बात करते हैं, न कि कॉमन मैन जो नीचे का 20% हटा दीजिए और ऊपर का 20% हटा दीजिए, ये 40, जो 60% है जो एक्चुअली में गरीब है, हम उसकी बात नहीं करते, वो एक्चुअली कॉमन मैन है, क्योंकि परचेजिंग पावर में बहुत कमजोर है। तो हमारी परचेजिंग पावर जो है वो अभी प्रति व्यक्ति आए $2,800, मतलब कि हम तो अमेरिका की $88,000 है, जर्मनी की 55,000 है, जापान की 33,000 है, और हम तो 2,800 हैं। हमें तो मतलब जो
टॉप जो G20 है उसमें सबसे कम प्रति व्यक्ति आय तो हमारी है। और उसकी वजह यह है कि इतने लार्ज नंबर, इतने बड़े संख्या में गरीब लोग हैं यहाँ पे, इतने बड़े उसमें लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग हैं जिनके पास कोई खास परचेजिंग पावर नहीं है। तो इसलिए जो ये मिडिल क्लास कहा जाता है वो तो ज्यादा से ज्यादा 4-5% ही है। तो इसलिए उसके आधार पे अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मिडिल क्लास की भी जो परचेजिंग पावर है वो यूरोप की परचेजिंग पावर या जापान की या अमेरिका की परचेजिंग पावर नहीं है, वो उससे काफी कम है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर हम असंगठित क्षेत्र की तरफ ध्यान देंगे जो 94% है तो सबका ही फायदा होगा, क्योंकि सबकी आमदनी उससे बढ़ेगी। जो संगठित क्षेत्र है वो बढ़ेगा, मिडिल क्लास बढ़ेगा, लोअर मिडिल क्लास आगे बढ़ेगा, तो इससे डिमांड बढ़ेगी तो सबका फायदा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई। और एक चीज और है, मोदी जी ने कहा था कि ये पूजा के समय का ये है, लोगों का कहना है कि जब 22 सितंबर को आप इसको लागू कर रहे हैं तो पूजा तो शुरू हो चुकी होगी, और उसका जो भी अगर बेनिफिट मान भी लें कि सारा कुछ बेनिफिट पास ऑन भी हो रहा है, तब भी वो एक लंबा समय लगेगा आम आदमी तक उस बेनिफिट को पहुंचने में। नहीं, वो आम आदमी, फिर वो आपने जैसे कहा ना, आम आदमी है ना, आम आदमी को तो जो असंगठित क्षेत्र से खरीदता है उसको तो कोई फायदा नहीं होगा, फायदा है ना। तो इसलिए हम सिर्फ संगठित क्षेत्र की और असंगठित क्षेत्र की बात करें तो समझ में आएगा कि कौन से जो 10% लोग हैं जो संगठित क्षेत्र का सामान खरीदते हैं उनको फायदा पहुंचेगा, लेकिन 90% को नुकसान पहुंचेगा इससे। जी जी। और मैं अनुमान, मुझे हरदम ये लगता है कि एक ऐसी सरकार जो ये बता रही है कि सारा पास ऑन कर दीजिए कंज्यूमर को, सब कुछ कर दीजिए, और जब खुद अपनी बात आती है तो क्रूड सस्ता खरीद के वो पास ऑन नहीं होता है, उस पर तो वो टैक्स अपना बढ़ा देती है। तो एक ये आप अभी भी हो सकता है, क्योंकि जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो हो सकता है ये लोग फिर जब पेट्रोलियम गुड्स के प्राइसेस फिर और थोड़ा बढ़ाएं, या फिर जैसे कि अगर अमेरिका को कंसेशन देने के लिए रूस से ट्रेड अपना कम कर दें तो बाहर से जब करेंगे तो उसका दाम ज्यादा होगा, तो हो सकता है कि फिर जब पेट्रोलियम वगैरह के दाम बढ़ा दें, क्योंकि वो तो अब GST से बाहर ही है। तो ये सारी चीजें संभव है। इसलिए मैंने कहा ना, ये जल्दबाजी में किया गया है, ये सोच समझ के नहीं किया गया है कि इससे हम कैसे अपने अर्थव्यवस्था की डिमांड बढ़ाएं। जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, वो अभी सोचा समझा नहीं। लेकिन अरुण भाई साहब, ये तो ट्रेडमार्क है इस मोदी सरकार का कि जो जल्दबाजी में, चाहे नोटबंदी हो, चाहे GST हो, चाहे कुछ भी ऑपरेशन सिंदूर हो, कुछ हो, वो सब चीजें जल्दबाजी में होती हैं कि जल्दी 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 जल्दी, जो कहते हैं ना क्विक फिक्स सॉल्यूशन है, कोई लॉन्ग टर्म दृष्टि नहीं दिखती है। मैं एक छोटा प्रश्न और मेरे मन में था, हालांकि वो सीधे वित्त वाला नहीं है। मुझे एक अजीब सी चिंता ये हो रही कि जब धनखड़ जी अभी जब उन्होंने इस्तीफा दिया, वैसा ये थोड़ा हट के मैं इसलिए पूछ ले रहा हूं, मैं आपकी एक रिएक्शन चाहता हूं। तो उनको बताया गया था उनकी तबीयत खराब है, जो इस्तीफे में उन्होंने लिखा था मेरी तबीयत खराब है। अभी 4-5 दिन पहले जब वो घर से निकले, बीच में उनका पता नहीं लग रहा था बहुत, तो पता लगा कि वो दांत में उनके, वो डेंटिस्ट के यहाँ गए तो उनका जो तबीयत खराब थी वो दांत की तबीयत खराब थी, मतलब डेंटल समस्या थी, जिसकी वजह से उन्होंने शायद भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। हमारे ये S जयशंकर साहब भी आजकल गायब दिखाई दे रहे हैं, चीन वो ले नहीं जाए गए, अब कोई बता भी नहीं रहा है, कोई ऑफिशियल वो भी नहीं आ रहा है। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि सारी चीजें एक दूसरे से गुथी हुई हैं, वित्त, फॉरेन अफेयर्स, कॉमर्स, रक्षा, और उसमें अगर आपका जो जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अगर कहीं गायब है, और कल के दिन पता लगे उनको जुकाम था, या उनको खांसी थी, या गले में खराश थी, या आंख में कुछ दिक्कत थी, या कान में कुछ दिक्कत थी, तो वो एक अजीब सी स्थिति होगी। मैं इसलिए अपना बात आपसे ये कहा कि ये दर्शक भी ये समझने की कोशिश करें कि हमारे यहाँ नेतृत्व मतलब एक ही व्यक्ति है, वही सारे निर्णय ले रहा है इस समय, और शायद वो भी एक दिक्कत उसकी है। देखिए, कहीं भी किसी को और छूट नहीं है, ऊपर से जो ऑर्डर आता है वही PMO से, वही वित्त मंत्री को करना पड़ता है, वही जब फॉरेन मिनिस्टर को करना पड़ता है। और जब सुषमा स्वराज जैसी जो एबल महिला थी उनकी भी बात नहीं जब वहां पे चलती थी, वो तो जो ऊपर से ऑर्डर आता था वही होता था। तो इस तरह से इतना बड़ा देश नहीं चल सकता, इसीलिए बार बार गड़बड़ी होती है, बार बार हमें परेशानी हो जाती है। अब मतलब हमारे संबंध चीन से कैसे हो, रूस से कैसे हो, अमेरिका से कैसे हो, वो अगर ऊपर PMO से ऑर्डर आता रहेगा तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो एक समझ है, जो लॉन्ग टर्म समझ है, उसके अनुरूप नहीं होगा तो फिर परेशानी आ जाएगी। हम पहले तो मतलब ट्रम्प मोदी की जो गुणगान कर रहे हैं कि वो उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, अब पता लग रहा है कि वो तो रिलेशनशिप में कोई फायदा ही नहीं है, तो अब चीन के साथ भी जा रहे हैं। अब चीन के साथ जा रहे हैं, लेकिन लद्दाख की समस्या तो हल हुई नहीं है।
है ना, और हमारा जो $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, तो उससे तो चीन का ही फायदा है। तो हम लोग एक तरह से मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ स्विंग कर रहे हैं। तो वो जी एक तरफ से दूसरी तरफ स्विंग करना मतलब एक ये बड़े राष्ट्र की कोई नीति नहीं हो सकती है। उसमें तो आपको ठोक बजा के आपको ये सोचना पड़ेगा कैसे हो। उसी तरह जगदीप धनखड़ जी ने कोई दांत के वजह से रिजाइन किया, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। उनको तो जी सारी फैसिलिटी होगी, वो तो दांत को मतलब ठीक करा सकते हैं, बड़े आराम से ठीक करा सकते हैं। उसका वजह नहीं हो सकता कि उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन तो इसलिए किया क्योंकि जब कोई समस्या थी जहां पे उन्होंने कुछ किया जो जब ऊपर लोगों को पसंद नहीं आया, या ऊपर के लोगों को लगा कि उन्होंने गलत कर दिया है और वो एक इंडिपेंडेंस दिखा रहे हैं, और इंडिपेंडेंस ये वाली रिजीम तो टॉलरेट नहीं करती है। तो इसलिए जो ये हो रहा है वो ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की वजह से हो रहा है, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इतने बड़े देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि हम सारी चीजें ऊपर से नहीं कर सकते हैं। ये पावर डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी बात करनी चाहिए, न कि जो इस तरह से हो। जी जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद प्रो साहब, थैंक यू। नमस्ते।